हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एटी डिफेंस एकेडमी। और हमारा आज का जो वीडियो है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पेशली मेड फॉर द स्टूडेंट्स जो पहली बार आप किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड है या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स रिलेटेड हैं, पहली बार एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं और अपीयर भी करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, एंड ड्यू टू बिकॉज दे आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम उनका जो जीएस पार्ट है वो 10th तक ही उन्होंने पढ़ा होता है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता है क्या है क्या नहीं है। तो आज हम एक जनरल ओवरव्यू करेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई जा रही है और वो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे या फिर दे हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड है या फिर वो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है या यूपीएससी है या डिफेंस में आपके पास ऑफिसर एंट्री है या जवान भर्ती है, हर एग्ज़ाम के लिए आपको जीएस पढ़ना पड़ता है अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं जीएस की बात करती हूँ तो जीएस में हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में हमारे पास आएंगे एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी में हमारे पास किस तरीके टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमने स्कूल टाइम में अपना सिविक्स पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, इस तरीके के आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके पॉलिटी में आएंगे। ज्योग्राफी में हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो ये हमारे पास जो है वो जीएस रिलेटेड आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो डिफरेंट रहेगा, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स इनका जो सिलेबस है वो वेरी करता है। किसी का ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, किसी का लिमिटेड है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ाम। तो आज जो हम जीएस के सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट की बात करेंगे वो हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होता है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, यानी कि यूरोपियंस ने कैसे हमारे भारत को खोजा, कैसे वो आए। आपको ये सब तो पता होगा कि जैसे सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन्स भी थे बीच में। तो ये सारे किस तरीके से आपको याद करने हैं, मैंने एक छोटे छोटे निमोनिक्स बनाए हैं जो कि मैं अपने चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूँगी। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक कंप्लीट ओवरव्यू जल्दी डिस्कस करेंगे और मैं इसमें आपको बताऊंगी। जो इसके इलेबोरेटिव चैप्टर्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे एक वीडियो आ जाएगी आपके पास, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे एक वीडियो आएगी। तो अभी हम क्विकली इसका ओवरव्यू करते हैं। आपको पता है हमारे देश में अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया, और जब ये सिलसिला चल रहा था तो उस दौरान बहुत सारे लोग जो कि इंडिया सो दे हैव रियलाइज्ड कि रूलर्स और सिटीजन्स फ्रेंडली पॉलिसीज़ या लॉज नहीं बना रहे हैं, और धीरे धीरे थोड़े ग्रीवियंसेस जो थे वो इन लोगों के मन में आने लगे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ जिसका नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह, इन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हमारा हुआ था तो उसमें अंग्रेज़ जीत गए थे, लेकिन ये रियलाइज़ किया था क्वीन ने उस टाइम पे कि इस पर ही तो हमने जीत लिया, लेकिन इंडियंस ने बहुत ही करारा जवाब दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, और बस 9-10 का ही डिफरेंस था कि दे वन रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, और बाद में उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि इट इज़ ईजी टू रूल हेयर तो वो यहाँ पे रह गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया और फिर क्वीन रूल जो है वो भारत में लागू हो गया। 1857 के बाद जो एक मेजर चेंज या एक मेजर एक्टिविटी हुई थी वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थी, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे
एंड ही वॉज इंग्लिश पंडित, हिज नेम वॉज ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन रखी। और आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी बनती है उनकी एनुअल मीटिंग्स होती हैं, और एनुअल मीटिंग्स हैं तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मैं आपके साथ एक चार्ट जो है वो शेयर करूँगी। उसमें से प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं कि जैसे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जैसे हर साल मीटिंग होएगी तो बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे मान लो 1885 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई, फर्स्ट मीटिंग में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनका क्या नाम था। या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं, तो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट रही हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन विमेन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं, तो फिर वो सरोजनी नायडू जी रही हैं। और महात्मा गांधी कहाँ से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, जवाहरलाल नेहरू कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। 1885 के बाद जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच इंसिडेंट विच हैपेंड, इट वाज 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो एक क्वेश्चन बन के आता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे थे, उनकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है मतलब उनके दौरान हुआ था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए हमें ये बताया गया था कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, एंड क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है इसको मैनेज करना और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और तो हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं। ऑल्सो दे टोल्ड कि हमने पार्टीशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया है कि जो बंगाली बोलने वाले हैं वो हमने ईस्ट बंगाल में डाल दिए हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं दे आर इन द बंगाल। और ये ईस्ट बंगाल जो है वो बाद में जाके जो है आपका पाकिस्तान का हिस्सा बना था, और उसके बाद जाके अभी करेंटली इट इज़ बांग्लादेश। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत सारे लोग जो थे इनको ये जो डिसीजन था वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि वी रियलाइज्ड एज इंडियंस, वी रियलाइज्ड लेटर कि ये जो था बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम पार्टीशन था, एक तरीके से डिवाइड था। और सिंस देन इस तरीके की डिफरेंसेस आए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कि आज तक वो प्रॉपरली कम्प्लीटली फिलअप नहीं हुए हैं। तो इसमें से कुछ लोग जिनको ये डिसीजन जो था वो ठीक नहीं लगा, उन्होंने इसके खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ सेक्टर के लोग थे, उनको पार्टीशन ऑफ बंगाल का आइडिया जो है या डिसीजन जो है वो ठीक लगा, और उन्होंने इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली नवाब सलीमुल्लाह ने करी थी ढाका से, बांग्लादेश के। और उस टाइम नहीं था बांग्लादेश, लेकिन अभी ढाका की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने फॉर्मेशन करी थी, और वो उनके साथ और भी लोग थे, जैसे आगा खान थे और लोग थे, वो सब लोग मिलके शिमला गए। और शिमला में उन्होंने मीटिंग किससे करी, मीटिंग करी उन्होंने वाइसरॉय से। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको कुछ अंग्रेज़ों के नाम आएंगे और उनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स होंगे जो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सिंपली मैं बताती हूँ। जैसे एक रिफॉर्म है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, ये मॉर्ले और मिंटो जो है ये दो अंग्रेज़ों के नाम हैं। और मॉर्ले जो है उस टाइम पे सेक्रेटरी स्टेट थे, और सेक्रेटरी स्टेट जिस टाइम पे मॉर्ले थे उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे वो मिंटो थे। इसलिए उनके टाइम पे जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं तो हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। सिमिलरली इसके बाद जो रिफॉर्म आता है, एक आता है मोन्टाग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मोन्टाग सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का नाम है, और कैम्सफोर्ड जो है वो हमारे वाइसरॉय का नाम है। तो उनके टाइम पे जो रिफॉर्म्स हुए वो हम उनके नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। नाउ कमिंग अहेड, अब इसमें क्या हुआ, 1906 में जब वो शिमला गए, उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से बात करी, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इसकी डिमांड रख दी, जिस पे मिंटो ने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंसिडेंट्स आता है वो आता है 1907 का। ऐसे तो हमारी आईएनसी की मीटिंग्स 1885 से चल ही रही हैं,
लेकिन 1907 में क्या हुआ कि इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो वेन्यू जो था आईएनसी का वो सूरत था और उसमें आईएनसी का स्प्लिट हुआ। स्कूल के टाइम पे हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो आईएनसी है वो हमारे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जिसको हम गरम दल और नरम दल बोलते थे। गरम दल मीन्स एक्सट्रीमिस्ट और नरम दल मतलब हमारे मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि इफ़ वी वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस और एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके लिए हम आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं और पेन पेपर से हम अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं और अपनी वॉइस को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं। वेयर एज जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनको हम गरम दल के नाम से जानते हैं, वो ये सोचते थे कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, या तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और होता है तो इट इज़ वेरी स्लो, और जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कोई चेंजेस नहीं होते। तो वो ये सोचते थे कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप स्ट्राइक कर रहे हैं या जो भी मतलब वायलेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करके, या फिर जो एंटी लॉ मेथड्स हैं उनको यूज़ करके हम अपने डिमांड्स पूरी करवा सकते हैं। तो सूरत में इनिशियली तो मतलब अगर ये 2 दल हैं तो ऑफ कोर्स आईएनसी के अंदर 2 ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं जिनकी आइडियोलॉजीज़ नहीं मिलती हैं, तो वो तो शुरू से ही चल के आ रहा था। लेकिन पीछे से छोटे पॉइंट्स थे जो इकट्ठे होते रहे, और सूरत में जब मीटिंग हो रही थी आईएनसी के तो वो सब बढ़ के बाहर निकले और जिसकी वजह से आईएनसी का स्प्लिट हुआ। अब मैं 1905 की अगर बात करती हूँ तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इसके अगेंस्ट मतलब जिन हम सब लोगों को एज इंडियंस ये आइडिया ठीक नहीं लगा, बिकॉज वी रियलाइज्ड इट लेटर कि इट वाज जस्ट टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स, और इसके अगेंस्ट हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, जो कि हमने 1905 में ही कर दिया था। लेकिन इसमें क्या था कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया इसको करा जाए, इस मूवमेंट को, और जो हमारे मॉडरेट्स थे वो कह रहे थे क्योंकि इट इज़ दिस इशू इज़ रिलेटेड ओनली विद बंगाल, तो इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड विद इन द बंगाल ओनली, दे थॉट लाइक दैट। तो इन सारे ऐसे ही पीछे हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज़ में उनके डिफरेंसेस थे। अब जब सूरत में हुआ तो उसमें ऐसा हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट में जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इस तरीके के जो पर्सनालिटीज़ थे वो थे। और मॉडरेट्स में जैसे राश बिहारी घोष और भी तरीके के हमारे लीडर्स थे। तो उस टाइम पे ये था कि एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द करेंट मीटिंग हैपनिंग इन द सूरत, लेकिन जो हमारे मॉडरेट्स थे वो राश बिहारी घोष को चाहते थे। और हुआ ये कि हमारे जो मॉडरेट्स थे उनकी जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी। और ऑन फ्रॉम 1915 आपका जो मेजर, ऐसे तो बहुत सारे छोटे इंसिडेंसेस हुए, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो हिस्ट्री है इसको हम जल्दी ख़त्म करेंगे और 2 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे, 1857 से लेकर 1920 तक, और 1920 से लेकर 1947 तक हम आगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन जो है मैं इसकी करूँगी। जैसे महात्मा गांधी की अगर जैसे मैंने बात करी, तो जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, एनडीए का है या सीडीएस का है, या फिर अपना यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स करते हैं, तो महात्मा गांधी की ऊपर अलग से सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया जाता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं एक मुझे याद आ रहा है कि सीडीएस का पेपर था 2018 या 19 का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी व्हेन डिड ही स्टार्ट वियरिंग धोती, एंड उन्होंने अपने बाल जो है वो कब शेव कर दिए पूरे कम्प्लीटली, लाइक ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब हमें महात्मा गांधी जो है वो उनका जो जितने भी सारी उनकी लाइफ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डीपली पढ़ने हैं, तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बना दूँगी। अभी क्विकली वी आर जंपिंग ऑन टू अनदर, तो बीच में बहुत सारी महात्मा गांधी रेलेवेंट इंसिडेंसेस हुए, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है 1919 में, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं। फर्स्ट हमारा आता है राउलेट एक्ट। अब इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जो पहली बार पढ़ते हैं, मतलब जो पहले से पढ़ चुके हैं
उनको शायद ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन जो पहली बार, क्योंकि मैं अपने जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, सो इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि ये नई नई चीज़ें क्या है, या इसको इतना सारा क्यों है, इतना सारा मैं कैसे याद रखूँगी। तो कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब ये स्टार्ट करूँगी अपनी सीरीज़, तो पहले एक ओवरव्यू दूँगी, ताकि आप इसको एक मामूली कहानी की तरह पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री है तो कहानी ही है, तो उसको एक कहानी की तरह सुन लो कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद टॉपिक वाइज हम जो है वो डिटेल पढ़ेंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा ना लगे। अदरवाइज़ मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम एक दो टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद हमें वो डिफ़िकल्ट लगने लगता है और हम हिस्ट्री छोड़ देते हैं, या फिर हम अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो राउलेट एक्ट जो है ये एक आदमी है। अब क्या हुआ कि इंडिया में इतने सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज। तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। तो ये जो शख्स थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर लीजिए। तो हेबियस कॉर्पस सस्पेंड करने का मतलब है, ये रिट्स हैं जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, और हमारे जितने भी रिट्स हैं उनमें से एक है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कोई भी आदमी कुछ गलत करता है या नहीं करता है, अगर उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके लिए पुलिस को कोई रीज़न होना चाहिए या फिर अरेस्ट वारंट होना चाहिए, और आप तब लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी आदमी को अरेस्ट कर रही है ड्यू टू सम रीज़न, तो नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में जज के सामने बताना पड़ेगा कि वाई ही और शी इज़ बीइंग अरेस्टेड, सो डैट कि जो भी पुलिस है या फिर कोई और जो अथॉरिटी से है आदमी, अथॉरिटी जिसके पास है, वो अपने पर्सनल ग्रजेस ना निकाले और इसका मिसयूज़ ना करे। तो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि whenever somebody is being arrested, the authority has to tell the reason why this has been done. So अब क्या है बेसिकली कि हेबियस कॉर्पस सस्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो नाउ नो वन रिक्वायर्स एन अरेस्ट वारंट, और आप किसी को भी ट्रायल के लिए लेके जा सकते हो। तो उन्होंने इस एक्ट के तहत ये बोला कि आपको जिस पे भी शक हो रहा है आप उसको उठा दीजिए, हेबियस कॉर्पस इज सस्पेंडेड। और अब देखिए, ये 1919 की बात है। 1919 में सेम ईयर में एक बहुत ही मेजर और सैडनिंग इंसिडेंट जो है वो हुआ था, एंड दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि हेबियस कॉर्पस इज़ ऑलरेडी सस्पेंडेड, तो अमृतसर में हमारे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, ये दो लोग जो थे, इनको जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो लोकल जनता थी वो परेशान थी, एंड दे वांटेड देयर लीडर्स बैक, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे थॉट ऑफ हैविंग अ मीटिंग। और वो मीटिंग उन्होंने जलियांवाला बाग में डिसाइड करी, जिसमें बहुत सारे बूढ़े, बच्चे और बहुत सारे लोग जो थे, पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट थी, एंड एक मीटिंग हो रही थी। आपको ये भी पता है कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं सोसाइटी में या कहीं पर भी, जहाँ पे पुलिस को लगता है कि अब इस हमारे हाथ से बाहर है, या एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लगता है कि पुलिस को एक एडिशनल फोर्स या हमें कुछ किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, आर्मी को बुला लेते हैं। तो उस टाइम पे भी यही हुआ कि जो इन सारी चीज़ों का चार्ज था वो आर्मी के पास चला गया, और आर्मी में उस टाइम पे एक शख्स थे जनरल डायर के नाम से। जनरल डायर ने जब उनको पता चला कि ऐसी मीटिंग चल रही है, तो वो अपने लोगों को लेके जलियांवाला बाग में पहुँचे। अब जलियांवाला बाग जब वो वहाँ पे गए, तो इट इज़ लाइक सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, बीच में वेल है, और जो एंट्री है वो बहुत ही नैरो एंट्री है। जैसे पार्क्स में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके नैरो सी एंट्री होती है, ऐसे करके डायरेक्ट भी नहीं होती, एंड एंट्री इज़ नॉट फॉर द, जैसे कोई व्हीकल है नहीं जा सकता है। तो वो लोग आए, और जैसे जनरल डायर ने देखा कि मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो फ़ौज थी उनको बोला कि आप इस पे इनको शूट कर दीजिए, जिसमें कुछ इंडियंस भी प्रेजेंट थे। उन्होंने बोला भी कि सर इसमें कुछ लेडीज़ भी हैं और बच्चे भी हैं, वी कैन नॉट डू दैट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्डर इज़ अ ऑर्डर, और वहाँ पे शूट हुआ।
शूट होने की वजह से, बिकॉज कि वो एरिया पूरा बंद था, एक ही जगह से ओपनिंग थी आने की और जाने की, वहाँ पे तो आर्मी ने घेर लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस वाज ऑल सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स एंड देयर वाज वन वेल। तो जब गोलियाँ चलने लगी, लोग मरने लगे, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए दे थॉट दे जम्प्ड इनसाइड द वेल कि हम शायद बच जाएंगे। और उसमें एक छोटा बच्चा था सरदार उधम सिंह, वो सरवाइव कर गए। और उसी टाइम उन्होंने सोचा कि जनरल डायर को मैं किसी दिन मार के अपना बदला पूरा करूँगा, और जो भी उन्होंने किया भी लंदन जा कर के, ही शॉट जनरल डायर। तो ये जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, तो इसमें हमारे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे दे हैव गिवन एन एस्टिमेट ऑफ बी 20 to 30,000 पीपल, बट जबकि वहाँ पे 40 से 50,000 लोग मरे थे। और इस जब भी कोई ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, ऑफ कोर्स इस इंसिडेंस के बाद गवर्नमेंट वाज आंसरेबल टू ऑल कि व्हाई इट हैपेंड और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया टू इंस्पेक्ट एवरीथिंग, और उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो मैंने क्या किया है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो मैं छोटे छोटे निमोनिक्स बना लेती थी, क्योंकि अभी पढ़ाते हुए तो कुछ चीज़ें बाय हार्ट याद हो गई हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो आई वॉज फाइंडिंग कि इंटरेस्टिंग तो है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने वाली जो फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम एकदम से नहीं याद रहती। तो छोटे छोटे निमोनिक्स बनाए हैं, उसका भी मैं आपसे शेयर करूँगी वीडियो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी आदमी किसी के भी शिकार में जाता है या कुछ मारता है तो हम बोलते हैं कि यार ये तो हंटर है, मतलब वैसे ही याद रखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने याद रखा है कि ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, इसकी जब इंस्पेक्शन हुई, इसके ऊपर जो कमीशन बैठा था उसका नाम था हंटर कमीशन। तो ये 1919 की बात है। सो नेक्स्ट हमारा आता है 1920। 1920 में हमारे पास जो एक मेजर इंसिडेंस हुआ वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो था इट वाज एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ, और इसी से मुझे याद आता है कि एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस जो है वो मैं मिस कर गई 1916 का। 1916 में क्या हुआ कि आपको ये पता है कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आए। आईएनसी ने एक्सट्रीमिस्ट को सस्पेंड कर दिया, और जिसके कारण ये हुआ कि आईएनसी की जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हो गई और ब्रिटिश की जो वर्किंग थी वो स्मूथ हो गई। 1916 में देयर वर टू पीपल जो कि लगे रहे स्प्लिट के बावजूद भी, और उन्हीं के कारण ये हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट को वापस जो है आईएनसी में ले लिया गया और दोनों अब मिल गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब वो दो लोग कौन हैं? बीजी तिलक एंड एनी बेसेंट। तो हमारा 1916 में होम रूल मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट आया, जिसमें हमारे पास बीजी तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट करी अप्रैल 1916 में। और इन्होंने ये स्टार्ट करी कि हमें अपना होम रूल चाहिए, इनका एजेंडा ये था। और नॉट ओनली दिस, दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग द डोमिनेंट स्टेटस। अब मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको डोमिनेंट और इंडिपेंडेंस में भी इसके बाद। अब जो सेकंड पर्सनालिटी थे वो थे हमारे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया, सितंबर 1916 में होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, और इससे इम्पैक्ट ये हुआ, एक तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स हमारे मिल गए और इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की भी बातचीत शुरू कर दी। 1916 में ही एक हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ। पैक्ट का क्या मतलब होता है? जुड़ना। तो अब मतलब ग्रुप है ना। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, लखनऊ का जो सेशन हुआ उसमें और हिंदू और मुस्लिम जो है वो जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? इसी का रेलेवेंस जो है वो खिलाफत मूवमेंट से है। देखिए अभी अंग्रेज़ हमारे पास भी हैं। आपको याद होगा कि अगर महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो वहाँ पे भी अंग्रेज़ थे, और एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, मतलब ब्रिटिश के एंटी कुछ भी एक्टिविटीज़ थे टू सेव द राइट्स
ह्यूमन राइट्स, महात्मा गांधी वहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट्स करते रह रहे थे, ठीक है। सिमिलरली वर्ल्ड के अगर मैं और पार्ट्स में देखूँ तो टर्की में भी ये सिलसिला चल रहा था, और जिसके कारण अब टर्की जो है वो मुस्लिम ओरिएंटेड प्लेस है। और आपको ये पता होगा कि जब तक कहीं पे भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आती है, चाहे वो इलेक्टेड है या फिर वो मोनार्की के थ्रू है, तो ऐसी जगहों पे जो भी हमारे रिलीजियस पर्सनालिटी या रिलीजियस हेड होते हैं, हम उनकी ही सुनते हैं और सोसाइटी में उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो टर्की में भी ऐसे ही था। तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है इनके रिलीजन में, वो थी एक खलीफ की पोजीशन, खलीफा भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये था कि खलीफ यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ पावर्स, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश जब आए तो ऑल द पावर्स वर टेकन बैक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग तो अपसेट हुए ही हुए, जो इंडिया में मुस्लिम्स थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए, और जिसकी वजह से वो भी ब्रिटिश के एंटी हो गए ज़्यादा। अब एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो अब क्या हुआ कि पहले तो जैसे हिंदूज़ और मुस्लिम अपने अपने अलग अलग एजेंडाज से चल रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में यूनाइट कर गए, और हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ। और यही खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर भी हमारा हिंदू मुस्लिम जो है यूनाइट हुआ प्रॉपर। और जो टर्की में ये सारा चीज़ चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उसके एंटी जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया शौकत अली और मोहम्मद अली। और ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज सपोर्टेड बाय not only महात्मा गांधी बट होल INC। सो दिस वाज ऑल अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। तो अभी हमने 1857 से लेके 1920 तक का एक ओवरव्यू ले लिया, और कल के सेशन में हम 1920 से लेकर 1947 तक जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं उनको पढ़ेंगे।